Hi friends, this is Riaz, your English language trainer. Today we are going to talk about the second chapter, Lost Spring of the NCERT book Flamingo, and we have to translate it line by line. The name of the chapter is Lost Spring. Lost Spring. Lost Spring. Stories of Stolen Childhood. Stolen Childhood की कहानी. Stolen मतलब चुराया हुआ, चाइल्डहुड बचपन, स्टोरीज मतलब कहानियाँ. तो चुराए हुए बचपन की कहानियाँ, ऐसा बचपन जिसमें सब छिन गया हो. अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में. अनीस जंग वॉज बॉर्न इन रोरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलिसेंस इन हैदराबाद. अनीस जंग 1964 में रोरकेला नाम की जगह में पैदा हुई थी और इन्होंने अपना बचपन और किशोरावस्था हैदराबाद में बिताई थी. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद. इन्होंने हैदराबाद में अपनी शिक्षा प्राप्त की थी. एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, यानी इन्होंने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और हैदराबाद में अपनी शिक्षा प्राप्त की थी. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स. उनके माता पिता दोनों लेखक थे. अनीस जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया. अनीस जंग ने भारत में एक लेखिका के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी. बिगेन का मतलब होता है शुरुआत करना, राइटर मतलब लेखक या लेखिका. शी हैज़ बीन का मतलब होता है रहे होना. शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड. शी हैज़ बीन वो रही हैं, एन एडिटर वो एक संपादक रही हैं, एंड कॉलमनिस्ट और एक पत्रकार रही हैं, फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स बड़े अखबारों के लिए, इन इंडिया एंड अब्रॉड भारत और विदेश में बड़े अखबारों के लिए वो एक संपादक और पत्रकार रही हैं. एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स और उन्होंने कई किताबें लिखी हैं. द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग. निम्नलिखित एक अंश है, एक हिस्सा है, एक भाग है, फ्रॉम हर बुक उनकी किताब से, टाइटल जिसका शीर्षक है लॉस्ट स्प्रिंग यानी स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड. हेयर शी एनालाइजेज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस. यहाँ ये जो लेखिका हैं ये एनालाइज करती हैं, विश्लेषण करती हैं पिसती हुई गरीबी और परंपराओं का. विच कंडेम्ड जो निंदा करती हैं, दीज चिल्ड्रन इन बच्चों की निंदा करती हैं, टू लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन यानी इन बच्चों का की ज़िंदगी कैसी है, एक शोषण की ज़िंदगी है, शोषण से भरी हुई ज़िंदगी है, इसकी ये निंदा करती हैं. आगे बढ़ते हैं. नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट. टेक्स्ट में इन एक्सप्रेशंस को नोटिस करो, ध्यान दो. इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट से उनकी मीनिंग का मतलब निकालो. लुकिंग फॉर का मतलब होता है तलाश करना या ढूंढना. स्लोग देयर डेलाइट आवर्स अपने दिन के घंटों को बिताना. रूफ ओवर हिज हेड ये कुछ फ्रेजेस लिखी हुई हैं. अपने सर के ऊपर एक छत होना. परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी गरीबी की सदा रहने वाली स्थिति. डार्क हटमेंट्स अंधकार झोपड़े मतलब अंधेरे झोपड़े. इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड. बैगेज मतलब होता है सामान, बच्चे पर सामान थोप देना या थोप दिया या लाद दिया. आगे बढ़ते हैं. समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज. कभी कभी गार्बेज मतलब कचरा यानी कूड़ा, कूड़े में कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है. वाई डू यू डू दिस तुम यह क्यों करते हो. आई आस्क साहिब मैं साहिब से पूछती हूँ तुम यह क्यों करते हो. whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. वाई डू यू डू दिस तुम यह क्यों करते हो. आई आस्क साहिब मैं साहिब से पूछती हूँ. whom जिनको. आई एनकाउंटर का मतलब होता है मिल जाना, संयोग से मिल जाना या आमना सामना हो जाना. जिनसे मैं मिलती हूँ एवरी मॉर्निंग हर सुबह. स्क्राउंगिंग का मतलब ढूंढते हुए, यानी जो साहिब हैं वो क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं. फॉर गोल्ड सोने की. इन द गार्बेज मतलब कचरा, डम्प्स मतलब ढेर, कचरे के ढेर में. ऑफ माई नाइबरहुड का मतलब पड़ोस या मोहल्ला, यानी मेरे पड़ोस के कचरे के ढेर में सोने की तलाश करते हुए, सोना ढूंढते हुए हर सुबह जिनसे मैं मिलती हूँ उनका नाम क्या है, साहिब से मैं पूछती हूँ तुम ऐसा क्यों करते हो. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो. साहिब ने अपना घर बहुत समय पहले छोड़ दिया था. सेट एमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका. सेट मतलब जो स्थित था, सिचुएटेड था. एमिडस्ट मतलब के बीच, यानी ढाका के हरे भरे खेतों के बीच जो स्थित था.
हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, उनका घर यहाँ तक कि दूर की याददाश्त भी नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, बहुत से तूफ़ान थे। दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, जो उनके मैदानों को, उनके खेतों को और होम्स, घरों को उड़ा कर ले गए। स्वीप अवे का मतलब होता है तहस नहस कर देना, तबाह कर देना, बर्बाद कर देना या उड़ा कर ले जाना। तो देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, बहुत से तूफ़ान थे जो उड़ा कर ले गए, जिन्होंने बर्बाद कर दिया उनके खेतों को और घरों को। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताती है। दैट्स वाई, यही वजह है, यही कारण है। दे लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, बड़े शहर में सोने की तलाश करते हुए। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ वो अब रहते हैं। एक बार फिर से समझते हैं। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे कूड़े कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहब, मैं साहब से पूछती हूँ तुम ऐसा क्यों करते हो, जिनसे मैं हर सुबह हमारे मतलब मेरे पड़ोस के कूड़े के ढेर में सोने की तलाश करते हुए जिनसे मैं हर सुबह मिलती हूँ, उन साहब से मैं पूछती हूँ तुम ऐसा क्यों करते हो। साहब ने अपना घर बहुत लंबे समय पहले छोड़ दिया था। वो घर जो कि सिचुएटेड था, जो स्थित था ढाका के हरे भरे खेतों के बीचों बीच। हिज होम, उनका जो घर है वो यहाँ तक कि दूर की याददाश्त भी नहीं है। ऐसे बहुत से तूफ़ान थे जिन्होंने तहस नहस कर दिया, जो उड़ा कर ले गए उनके खेतों को और घरों को। उसकी माँ उसे बताती है, इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया बड़े शहर में सोने की तलाश करते हुए, जहाँ वे अब रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, नथिंग एल्स का मतलब और कुछ नहीं, मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है। ही मटर्स, वो बुदबुदाता है। मटर मतलब धीरे से कहना, वो धीरे से कहता है। लुकिंग अवे, दूर की तरफ देखते हुए वो धीरे कहता है मेरे पास करने को कुछ नहीं है। गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। आई से ग्लिबली, मैं यूं ही कह देता हूँ स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, मैं यूं ही बोल देता हूँ, यूं ही कह देता हूँ स्कूल जाओ, तुरंत एहसास करते हुए। रियलाइजिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब हम हिंदी में ऐसा अर्थ निकालते हैं, ऐसा करते हुए, आते हुए, जाते हुए, तब दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो स्कूल जाओ मैं यूं ही बोल देता हूँ, यूं ही कह देती हूँ। रियलाइजिंग इमीडिएटली, तुरंत एहसास करते हुए, तुरंत महसूस करते हुए। हाउ होलो मतलब कितनी खोखली। द एडवाइस मस्ट साउंड, ये जो सलाह है वो कितनी खोखली लगी होगी। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नाइबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। वैन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वे स्कूल बना लेंगे तो मैं चला जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, अगर मैं एक स्कूल शुरू कर दूँ तो क्या तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, मैं आधा मजाक करते हुए पूछता हूँ। यस, हाँ। ही सेज, वो कहता है। स्माइलिंग ब्रॉडली, यानी खुलकर मुस्कुराते हुए वो कहता है हाँ। अ फ्यू डेज़ लेटर, कुछ दिनों के बाद। आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैं उसे देखता हूँ मेरी ओर दौड़ते हुए। इज़ योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, स्कूल बनाने में ज़्यादा समय लगता है। आई से, मैं कहता हूँ स्कूल बनने में ज़्यादा समय लगता है। एम्ब्रास्ड मतलब होता है शर्मिंदा। एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीट, यानी शर्मिंदा होकर एक ऐसा वादा करने के बाद। दैट वाज नॉट मीट, जिसका कोई मतलब नहीं था। हैविंग मेड, ये जो लिखा है इसका ये है परफेक्ट पार्टिसिपल। जब हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि ऐसा करने के बाद। तो हैविंग मेड अ प्रॉमिस, यानी ऐसा वादा करने के बाद शर्मिंदा होकर ऐसा वादा। दैट वाज नॉट मीट, जिसका कोई मतलब नहीं था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन, लेकिन वादे मेरे जैसे। अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन वादे मेरे जैसे उसके धुंधले संसार के हर कोने में प्रचुर मात्रा में है। माइन यहाँ पजेसिव प्रोनाउन है, इसका मतलब होता है ये पजेसिव प्रोनाउन है और ये एडजेक्टिव प्लस नाउन से मिलकर बनता है। बट प्रोमिसेस लाइक माइन, लेकिन वादे मेरे जैसे। अबाउंड का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में होना। तो लेकिन मेरे जो वादे हैं मेरे जैसे, वो उसके धुंधले संसार के प्रत्येक कोने में प्रचुर मात्रा में यानी पर्याप्त रूप से हैं। आगे बढ़ते हैं।
आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, उसको जानने के महीनों के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैं उससे उसका नाम पूछता हूँ। साहिब आलम, साहिब आलम, ही अनाउंसेस, वो घोषणा करता है। यानी उसको जानने के महीनों बाद मैं उससे उसका नाम पूछता हूँ, साहिब आलम, वो घोषणा करता है। ही डजेंट नो व्हाट इट मीन्स, वो नहीं जानता है इस नाम का क्या मतलब है। ही डजेंट नो, वो नहीं जानता है, व्हाट इट मीन्स, इसका क्या मतलब है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वह इसका मतलब जानता होता। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का स्वामी, ब्रह्मांड का स्वामी मतलब मालिक। लॉर्ड मतलब होता है मालिक या स्वामी। ब्रह्मांड मतलब जहाँ अंतरिक्ष है और ये सारे जो ग्रह हैं और जितनी भी गैलेक्सीज़ हैं, ये सब मिला कर के ये ब्रह्मांड होता है। लॉर्ड मतलब होता है स्वामी यानी मालिक। तो आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, उसको जानने के महीनों बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैं उससे उसका नाम पूछता हूँ, साहिब आलम। ही अनाउंसेस, वो घोषणा करता है। ही डजेंट नो, वो नहीं जानता। व्हाट इट मीन्स, इसका क्या मतलब है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वह इसका मतलब जानता होता। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का स्वामी। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो इस चीज़ पर भरोसा करने में उसको मुश्किल होती। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, अनअवेयर मतलब अनजान, व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट मतलब डिस्क्राइब करना, यानी उसका नाम क्या डिस्क्राइब करता है, उसका नाम किस चीज़ का वर्णन करता है, इस बात से अनजान। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, रोम का मतलब होता है घूमना फिरना या भटकना। वह अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता फिरता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़ हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, यानी नंगे पैर लड़कों की एक सेना। हु अपीयर, जो प्रकट हो जाती है। लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, यानी सुबह के पक्षियों की तरह जो प्रकट हो जाती है। यानी नंगे पैर लड़कों की एक सेना जो सुबह के पक्षियों की तरह प्रकट हो जाती है। एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर को लुप्त हो जाती है। ओवर द मंथ्स, महीनों के दौरान। आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ दैम, मैंने उनमें से प्रत्येक को पहचान लिया है। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैं एक से पूछता हूँ, मैं एक से पूछती हूँ कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, शेल्फ का मतलब एक तरीके से अलमारी। मेरी माँ ने उन्हें अलमारी से नहीं उतारा है, मेरी माँ ने उन्हें अलमारी से नहीं उतारा। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को नीचे लेकर आना, मतलब उतारना। ही आंसर्स सिंपली, वह सीधा सा जवाब देता है। Even if she did, he will throw them off, adds another. Even if, भले ही, she did, उसकी माँ उतार भी दे, भले ही वो उतार भी दे, he will throw them off, वह उन्हें फेंक देगा। adds another, एक दूसरा लड़का इस बात को आगे कहता है। इस बात को adds मतलब कहना या अपनी बात को आगे जोड़ना। another मतलब दूसरा लड़का, तो वो कहता है even if, भले ही, she did, उसकी माँ उतार दे, ही विल थ्रो देम ऑफ, फिर भी वो उसको फेंक देगा जूतों को। एड्स वन एनोदर, ये दूसरा लड़का कहता है। कौन सा दूसरा लड़का। हु इज़ वियरिंग शूज़, जो जूते पहने हुए है। दैट डू नॉट मैच, ऐसे जूते जो मैच नहीं कर रहे हैं, ऐसे जूते जो मैच नहीं कर रहे हैं, वो जूते वो पहने हुए हैं। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैं इस बात पर टिप्पणी करती हूँ। ही शफल्स हिज फीट, तो वो अपने पैरों को बदल लेता है। एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहता है। आई वांट शूज़, मुझे जूते चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय, एक तीसरा लड़का कहता है मुझे जूते चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी एक जोड़ी जूते ओन नहीं किए हैं। ओन का मतलब होता है किसी चीज़ का मालिक होना या किसी चीज़ का स्वामी होना या किसी चीज़ को रखना। जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी एक जोड़ी जूते भी नहीं रखे हैं। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, देश भर की यात्रा करते हुए मैंने बच्चों को नंगे पैर देखा है। इन सिटीज़, शहरों में। ऑन विलेज रोड्स, गांव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसे की कमी नहीं है। बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहना एक परंपरा है। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, यह एक स्पष्टीकरण है। एक बार फिर से समझते हैं, यहाँ से समझते हैं। तो वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है, मैं एक से पूछती हूँ। मेरी माँ ने उन्हें अलमारी से नीचे नहीं उतारा, ये वो सीधा सा जवाब देता है। भले ही इसकी माँ उतार भी दे, फिर भी ये फेंक देगा। ये दूसरा लड़का इस बात को कहता है जिसने जूते पहने हैं जो मैच नहीं कर रहे हैं। जब मैं इस बात पर टिप्पणी करती हूँ तो वो अपने जूतों को बदल लेता है और कुछ नहीं कहता है। मुझे जूते चाहिए।
मुझे जूते चाहिए। ये तीसरा लड़का कहता है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी एक जोड़ी जूते नहीं रखे हैं या उन चीज़ों का मालिक नहीं है एक जोड़ी जूते का। और देश भर की यात्रा करते हुए, ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, देश भर की यात्रा करते हुए मैंने बच्चों को नंगे पैर टहलते हुए देखा है, शहरों में, गांव की सड़कों पर। ये पैसे की कमी नहीं है, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, लेकिन एक परंपरा है। नंगे पैर रहना एक परंपरा है, एक स्पष्टीकरण है। आगे बढ़ते हैं। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. मैं हैरान हूँ, मैं आश्चर्यचकित हूँ इस बात पर। इफ़ मतलब कि क्या, दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़, कि क्या ये सिर्फ एक बहाना है, एक एक्सक्यूज़ है, टू एक्सप्लेन समझाने का, व्याख्या करने का, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी की सदा रहने वाली स्थिति को एक्सप्लेन करने का, समझाने का, क्या ये सिर्फ एक बहाना है? मैं इस बात पर हैरान हूँ। वंडर मतलब आश्चर्यचकित होना या हैरान होना। इफ़ मतलब यहाँ पर यहाँ एक तरीके से प्रश्न पूछना है। तो मैं हैरान हूँ इस बात पर कि क्या यह सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है, एक बहाना है, टू एक्सप्लेन समझाने का, एक्सप्लेन करने का, अ परपेचुअल स्टेट, पर स्टेट मतलब स्थिति, परपेचुअल का मतलब होता है सदा रहने वाली या लगातार कोई चीज़ चले, पॉवर्टी गरीबी। तो मैं हैरान हूँ इस बात पर कि क्या यह सिर्फ एक बहाना है गरीबी की सदा रहने वाली स्थिति को एक्सप्लेन करने का। आई रिमेंबर आ स्टोरी अ मैन फ्रॉम यूडीपी वंस टोल्ड मी। मुझे एक कहानी याद है, एक व्यक्ति जो यूडीपी से था, यूडीपी नाम की जगह से था, वंस मतलब एक बार, टोल्ड मी मुझे बताई, यानी मुझे वो कहानी याद है। एक व्यक्ति जो यूडीपी का रहने वाला था, यूडीपी से था, उसने मुझे सुनाई थी। एज आ यंग बॉय, एक युवा लड़के के रूप में, ही वुड गो टू स्कूल, वो स्कूल जाता था। वुड का मतलब यहाँ पर यूज़ टू है, मतलब दैट इज़ इक्वल टू यूज़ टू, मतलब जाया करता था, खाया करता था, लाइक दिस। तो मुझे एक कहानी याद है यूडीपी से, एक व्यक्ति जिसने मुझे एक बार सुनाई थी, एक युवा लड़के के रूप में वो स्कूल जाया करता था। पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर से गुजरा करता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ उसका पिता एक पुजारी था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वो मंदिर पर कुछ समय तक रुक जाता था। एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना किया करता था। 30 ईयर्स लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैंने उसके कस्बे की यात्रा की। एंड द टेम्पल, और मंदिर की, विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन ईयर ऑफ, जो कि डूब गया था। ड्राउंड मतलब होता है डूब जाना, खो जाना, जो अब डूब गया था। इन एन ईयर यानी एक आंधी में, एक हवा में। एक बार फिर से समझते हैं यहाँ से। तो मुझे एक कहानी याद है यूडीपी से, एक व्यक्ति जिसने एक बार मुझे सुनाई थी, एक युवा लड़के के रूप में वो स्कूल जाया करता था, एक पुराने मंदिर से गुज़रता था, जहाँ उसका पिता एक पुजारी था। वो मंदिर में कुछ टाइम के लिए, कुछ समय तक रुकता था और एक जोड़ी जूते की प्रार्थना किया करता था। 30 साल बाद मैंने उसके मंदिर, उसके कस्बे की यात्रा की, जो अब डूब गया था। इन एन ईयर, एक आंधी में, ऑफ डेजोलेशन, डेजोलेशन मतलब होता है निर्जनता यानी तन्हाई। तो जो निर्जनता की आंधी में डूब गया था। इन द बैकयार्ड यानी पिछले आंगन में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, न्यू प्रीस्ट मतलब नया पुजारी, जहाँ नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थीं। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन आ ग्रे यूनिफॉर्म, एक युवा लड़का, एक छोटा लड़का, युवा लड़का, ड्रेस्ड मतलब कपड़े पहने था, इन आ ग्रे यूनिफॉर्म यानी ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए एक लड़का। वेयरिंग शूज़, सॉक्स एंड शूज़ यानी जूते और मोजे भी पहने हुए था। अराइव्ड पेंटिंग, हाँफते हुए आया। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और अपना स्कूल का बैग फेंका। ऑन अ फोल्डिंग बेड पर। लुकिंग एट द बॉय, लड़के की तरफ देखते हुए। आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर, मुझे वो प्रार्थना याद आ गई। अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, जो दूसरे लड़के ने देवी से की थी। वैन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, जब उसे अंत में एक जोड़ी जूते मिल गए, तब उसने देवी से प्रार्थना की थी, जब उसे अंत में एक जोड़ी जूते मिले। लेट मी नेवर लूज़ दैम, मैं इन जूतों को कभी ना खोऊं।
द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़, यंग बॉयज़ यानी युवा लड़के, लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट यानी पुजारी के बेटे की तरह युवा लड़के अब जूते पहनते थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नाइबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन बहुत से अन्य मेरे पड़ोस में कूड़ा बीनने वालों की तरह बहुत से अन्य बिना जूतों के ही रह गए। अच्छा, मैनी अदर्स मतलब बहुत से अन्य, लाइक मतलब के जैसे या की तरह, रैग पिकर्स मतलब कूड़ा बीनने वाले, नाइबरहुड मतलब पड़ोस या मोहल्ला, रिमेन का मतलब रहना, बने रहना, शूलेस मतलब बिना जूतों के। तो मेरे पड़ोस में कूड़े बीनने वालों की तरह बहुत से अन्य बिना जूतों के रह गए। एक बार फिर से समझते हैं यहाँ पर। तो इन द बैकयार्ड, पिछले आंगन में जहाँ नया पुजारी रहता था, लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थीं। एक युवा लड़का ग्रे यूनिफॉर्म में जूते और मोजे पहने हुए था। सॉक्स मतलब मोजे, शूज़ मतलब जूते, तो जूते और मोजे पहने हुए था। अराइव्ड पेंटिंग यानी हाँफते हुए, पेंटिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल और अराइव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हाँफते हुए आया। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और अपना स्कूल का बैग फेंक दिया फोल्डिंग बेड पर। लड़के की तरफ देखते हुए मुझे वो प्रार्थना याद आ गई जो दूसरे लड़के ने देवी से की थी, जब उसे अंत में एक जोड़ी जूते मिल गए थे। मैं इन जूतों को कभी ना खोऊं। देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, यानी पुजारी के बेटे की तरह युवा लड़के अब जूते पहनते थे। और बहुत से अन्य मेरे पड़ोस में कूड़ा बीनने, रैग पिकर मतलब कूड़ा बीनने वाले, तो मेरे मोहल्ले में, मेरे पड़ोस में, नाइबरहुड मतलब मेरा पड़ोस, तो मेरे पड़ोस या मेरे मोहल्ले में कूड़ा बीनने वालों की तरह बहुत से अन्य बिना जूतों के ही रह गए। आगे बढ़ते हैं। माई अक्वाइंटेंस विद द वेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। अक्वाइंटेंस मतलब पहचान, वेयरफुट नंगे पैर, रैग पिकर्स कूड़ा बीनने वाले, लीड मतलब ले जाना। तो नंगे पैर कूड़ा बीनने वालों के साथ मेरी पहचान लीड्स ले जाती है मी मुझे टू सीमापुरी, यानी नंगे पैर कूड़ा बीनने वालों के साथ मेरी जो पहचान है, जान पहचान, वो मुझे सीमापुरी तक ले जाती है। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। अच्छा, ये दो कॉमा के बीच में दे रहा है सीमापुरी के बाद और इट तक, ये कहलाता है नाउन इन एपोजिशन। अब प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली के किनारे पर, दिल्ली के किनारे पर एक ऐसी जगह है, येट फिर भी, माइल्स अवे मीलों दूर है, फ्रॉम इट इससे, मेटाफोरिकली। मेटाफर एक अलंकार होता है, इसका मतलब होता है रूपक अलंकार। तो मेटाफोरिकली का मतलब होता है रूपक के रूप में देखें अगर तो एक बार फिर से समझते हैं। नंगे पैर कूड़ा बीनने वालों के साथ मेरी पहचान मुझे सीमापुरी की तरफ ले जाती है। दिल्ली के किनारे पर एक ऐसी जगह है जो इससे मीलों दूर है, अभी भी मीलों दूर है, रूपक की दृष्टि से देखें अगर रूपक अलंकार की दृष्टि से देखें तो। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वैटर्स। अच्छा, स्क्वैटर्स क्या होते हैं? स्क्वैटर्स ये होते हैं जो कब्ज़ा कर लेते हैं, मतलब जो सार्वजनिक, जो पब्लिक की ज़मीन होती है, मतलब सरकारी जो ज़मीन होती है वो पब्लिक के लिए होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब जनता के लिए, उस पर गैर कानूनी ढंग से रहते हैं अगर, तो वो कहलाते हैं स्क्वैटर्स, मतलब इल्लीगल तौर पर रहते हैं। तो दोज हु लिव हेयर, वे लोग जो यहाँ रहते हैं, आर स्क्वैटर्स, वो क्या हैं? स्क्वैटर्स हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहिब्स फैमिली इज़ एमंग देम, साहिब का परिवार उन्हीं में से एक है, उन्हीं के बीच है। सीमापुरी वॉज दैन अ वाइल्डरनेस, सीमापुरी तब एक वीरान जगह थी, यानी विल्डरनेस थी, वाइल्डरनेस थी। इट स्टिल इज, ये अभी भी है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये ज़्यादा समय तक खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी के ढांचों में, विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, टीन और टारपोलिन की छतों के साथ। डिवॉइड का मतलब होता है किसी चीज़ से महरूम होना, यानी किसी चीज़ से वंचित होना। डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैग पिकर्स। तो इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी के ढांचों में, टीन और टारपोलिन की छतों के साथ, सीवेज का मतलब होता है सीवर नाली, ड्रेनेज मतलब नाली, सीवर
नाली या रनिंग वाटर मतलब बहता हुआ पानी। तो सीवर, नाली या बहते हुए पानी से वंचित 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स। ये यहाँ पर 30 साल से ज़्यादा समय तक रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिशन के। बट विथ राशन कार्ड्स, लेकिन राशन कार्ड्स हैं इनके पास। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, जिससे इनका नाम वोटर लिस्ट पर आ जाता है। एंड इनेबल दैम टू बाई ग्रेन। बाई मतलब ख़रीदना, ग्रेन मतलब अनाज। इनेबल मतलब योग्य बनाना। ये चीज़ इनको योग्य बना देती है भोजन या अनाज खरीदने के लिए। अब एक बार फिर से यहाँ से समझते हैं यहाँ तक। तो माई अक्वाइंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स, यानी नंगे पैर कूड़ा बीनने वालों के साथ मेरी जो पहचान है वो मुझे सीमापुरी तक ले जाती है। सीमापुरी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसको क्या बोलते हैं, 2 कोमा के बीच नाउन फ्रेज इन एपोजिशन, नाउन इन एपोजिशन कहलाता है। तो सीमापुरी क्या है भाई? सीमापुरी एक ऐसी जगह है जो दिल्ली की सरहद पर है, दिल्ली के किनारे पर है, फिर भी मीलों दूर है यहाँ से। और रूपक की दृष्टि से देखें अगर तो दोज हु लिव हेयर, वे लोग जो यहाँ रहते हैं, आर स्क्वेटर्स, वो स्क्वेटर्स हैं, यानी वो सरकारी ज़मीन पर वो रह रहे हैं बिना किसी परमिशन के, इलीगल तौर पर, गैर कानूनी ढंग से। वे लोग जो यहाँ रहते हैं वो स्क्वेटर्स हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए थे 1971 में, जब हिंदुस्तान का बांग्लादेश से बंटवारा हुआ था, तब 1971 में जो यहाँ से आए थे। साहिब्स फैमिली इज़ एमंग देम, साहिब का परिवार उन्हीं में से एक है। सीमापुरी उस समय एक वाइल्डरनेस थी, एक वीरान जगह थी, और ये आज भी है, लेकिन ये ज़्यादा समय तक मतलब खाली नहीं है। इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, बहुत समय आगे समय तक खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी के ढांचों में, टीन और टारपोलिन की छतों के साथ, सीवर, नाली या बहते हुए पानी से वंचित 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। और वे यहाँ पर 30 साल से ज़्यादा समय तक रहे हैं बिना किसी पहचान के, बिना किसी परमिशन के, लेकिन राशन कार्ड्स हैं इनके पास, जिससे उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है और अनाज खरीदने के इनको योग्य बनाता है। आगे देखते हैं। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। जो फूड है, भोजन है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल मतलब होता है जीवन यापन, यानी जीवन जीने के लिए जो फूड है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देन एन आइडेंटिटी, किसी पहचान की अपेक्षा। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन के अंत में, वी कैन फीड आवर फैमिलीज़ एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक। वी कैन फीड मतलब खिलाना, फैमिलीज़ मतलब परिवार। तो अगर दिन के अंत में हम अपने परिवारों को खिला सकें, एंड गो टू बेड, और बिस्तर पर जा सकें। गो टू बेड का मतलब होता है सोना, और सो सकें विदाउट एन एकिंग स्टमक। एकिंग स्टमक का मतलब पेट दर्द, मतलब एकिंग मतलब दर्द करता हुआ पेट। तो कहने का ये मतलब है, इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन के अंत में हम अपने परिवारों को खिला सकें और सो सकें बिना पेट दर्द के, तो वी वुड रेदर लिव हेयर दैन इन द फील्ड्स, तो हम यहाँ रहना पसंद करेंगे उन खेतों के बजाय। दैट गेव अस नो ग्रेन, जिन्होंने हमें कोई अनाज नहीं दिया है। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज़। अच्छा, जब वुमेन का हम प्लूरल बनाते हैं तो वीमेन पढ़ते हैं इसको। तो से कहता है अ ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटर्ड साड़ीज़, यानी फटी साड़ियों में औरतों का एक झुंड, एक समूह कहता है। व्हेन आई आस्क दैम, जब मैं उनसे पूछती हूँ, वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। वाई दे लेफ्ट, उन्होंने क्यों छोड़ दिया, देयर ब्यूटीफुल लैंड, अपनी सुंदर ज़मीन को क्यों छोड़ दिया, ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, हरे भरे खेत और नदियों के सुंदर, अपने सुंदर ज़मीन को उन्होंने क्यों छोड़ दिया। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी उन्हें भोजन मिल जाता है। दे पिच देयर टेंट्स, तो वे अब वहाँ पर अपने तंबू गाड़ देते हैं। दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, जो उनके ट्रांजिट होम्स बन जाते हैं। ट्रांजिट मतलब टेम्पररी, थोड़े समय के लिए, यानी कुछ समय के लिए उनके घर बन जाते हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे उनमें बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, सर्वाइवल मतलब ज़िंदगी में पार्टनर्स बनते हुए। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी जो जगह है वहाँ पर जो जीवन यापन है, सर्वाइवल है, ज़िंदगी है, उसका मतलब है, मीन्स मतलब है रैग पिकिंग, कूड़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स
यानी वर्षों से इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, इसने फाइन आर्ट यानी ललित कला का एक अंश प्राप्त कर लिया है। प्रोपोर्शंस का मतलब भाग या हिस्सा या अंश, प्राप्त, एक्वायर्ड मतलब प्राप्त कर लिया है। एक बार फिर से समझते हैं, यहाँ से समझेंगे हम यहाँ तक। तो इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन के अंत में हम अपने परिवारों को खिला सकें और सो सकें बिना पेट दर्द के, तो हम यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे उन खेतों के बजाय। दैट गेव अस नो ग्रेन, जिन्होंने हमें कोई भोजन नहीं दिया है। से अ ग्रुप ऑफ विमेन इन टैटर्ड साड़ीज़, फटी साड़ी में औरतों का एक झुंड कहता है। जब मैं उनसे ये बात पूछती हूँ कि क्यों उन्होंने अपने सुंदर ज़मीन को, हरे भरे खेतों और नदियों की सुंदर ज़मीन को खो दिया, छोड़ दिया, जहाँ कहीं भी उन्हें भोजन मिल जाता है तो वे अपने तंबू गाड़ देते हैं और ये उनका एक अस्थाई घर बन जाता है, एक टेम्पररी घर बन जाता है, मतलब टेम्पररी घर बन जाते हैं। बच्चे उनमें बड़े होते हैं ज़िंदगी में पार्टनर बनते हुए, और जो सर्वाइवल है सीमा पूरी उस जगह पे, वो उसका मतलब है रैक पिकिंग यानी कूड़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स यानी वर्षों में से, इट हैज़ एक्वायर्ड यानी वर्षों में इसने प्राप्त कर लिया है, फाइन आर्ट की एक अंश को प्राप्त कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, कूड़ा उनके लिए, जो कूड़ा है, कचरा है, वो सोना है, सोने की तरह है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यह उनकी रोज़ी रोटी है। आ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सरों के ऊपर एक छत, उनके सिरों के ऊपर छत। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, भले ही यह चूने वाली छत ही क्यों ना हो, लीकिंग रूफ ही क्यों ना हो। बट फॉर अ चाइल्ड, लेकिन एक बच्चे के लिए, इट इज़ इवन मोर, ये उससे भी ज़्यादा है। तो इट इज़ गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड, यानी जो कचरा है, गार्बेज कूड़ा कचरा है, वो उनके लिए सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यह है उनकी रोज़ी रोटी है। आ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिरों के ऊपर एक छत है। और इवन इफ, भले ही, इट इज़ अ लीकिंग रूफ, भले ही ये लीक करने वाली छत ही क्यों ना हो। बट फॉर अ चाइल्ड, लेकिन एक बच्चे के लिए यह उससे भी ज़्यादा, इट इज़ इवन मोर, ये उससे भी ज़्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज, तो साहिब क्या कहते हैं, आई समटाइम्स यानी कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है। इवन अ 10 रुपी नोट, यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। साहिब से, साहिब कहते हैं। हिज आइज़ लाइटिंग अप, उनकी आँखों में चमक है। वैन यू कैन फाइंड आ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, जब आप कूड़े के ढेर में, हीप का मतलब ढेर, जब आप कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का पा सकते हो। यू डोंट स्टॉप स्क्राउंगिंग, तो आप ढूंढना या तलाश करना आप बंद नहीं करते हो। फॉर का मतलब है यहाँ पर क्योंकि, फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि और ज़्यादा पाने की उम्मीद होती है, आशा होती है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट कि फॉर चिल्ड्रन, की बच्चों के लिए, गार्बेज हैज़ अ मीनिंग, बच्चों के लिए जो गार्बेज है उसका मतलब होता है, जो कि डिफरेंट होता है, डिफरेंट मतलब अलग होता है, फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, जो इसका मतलब उनके माँ बाप से है, इससे बिल्कुल अलग होता है। यानी इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट, कि जो कचरा है उसका एक अलग मतलब होता है। बच्चों के लिए कचरे का कूड़े का मतलब अलग है, जो इसका मतलब उनके माँ बाप से है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए यह तो एक हैरानी में, आश्चर्य में लिपटा हुआ है। फॉर द एल्डर्स, और बड़ों के लिए, इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए तो ये जीवन जीने का एक माध्यम है, एक साधन है, एक ज़रिया है। एक बार फिर से समझते हैं हम, यहाँ से समझते हैं। तो गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, उनके लिए जो कचरा है वो सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यह है उनकी रोज़ी रोटी है। उनके सिरों के ऊपर एक छत है, भले ही ये चूने वाली छत क्यों ना हो, लेकिन एक बच्चे के लिए ये उससे भी ज़्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है। इवन अ 10 रुपी नोट, यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। साहिब कहते हैं, उनकी आंखों में चमक है। जब आप कचरे के ढेर में एक चांदी का सिक्का पा सकते हो, आप बनना मतलब तलाश करना, कचरा बीनना आप बंद नहीं करते हो। बिकॉज, फॉर का मतलब बिकॉज, क्योंकि देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि और ज़्यादा पाने की आशा होती है। ऐसा लगता है, इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट फॉर चिल्ड्रन, की बच्चों के लिए, गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट, कि गार्बेज जो है, गार्बेज एक अलग मतलब रखता है। फ्रॉम वॉट, जो इसका मतलब, इट मीन्स, जो इसका मतलब, टू देयर पेरेंट्स, उनके माँ बाप से है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज़ रैप्ड इन वंडर, यह आश्चर्य में, हैरानी में लिपटा हुआ है। फॉर द एल्डर्स, बड़ों के लिए, इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यह जीवन का एक माध्यम है, एक साधन है।
एक ज़रिया है। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नाइबरहुड क्लब। नाइबरहुड मतलब पड़ोस या मोहल्ला, यानी पड़ोस का जो क्लब है उसके गेट, फेंस्ड गेट का मतलब एक बाड़ा का मतलब एक मैदान, और उसके चारों तरफ अगर आप बाउंड्री खींच देते हो, उसका घेरा लगा देते हो, तो ये एक तरीके का दैट इज़ कॉल्ड फेंस, यानी हिंदी में बाड़ा, तो बाड़ा कहलाता है। तो नाइबरहुड क्लब जो पड़ोस का क्लब है, मोहल्ले का जो क्लब है, उसका बाड़े का जो गेट है, बाई का मतलब होता है यहाँ पर नज़दीक, तो पड़ोस के क्लब के बाड़े के गेट के नज़दीक खड़े होते हुए मैं साहिब को देखती हूँ एक सर्दी की सुबह। वॉचिंग टू यंग मैन, यानी साहिब कर क्या रहे हैं, वॉचिंग यानी वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं दो युवा व्यक्तियों को, ड्रेस्ड इन वाइट, दो युवा व्यक्ति जो सफ़ेद कपड़े पहने हैं उनको साहिब देख रहे हैं। क्या करते हुए देख रहे हैं, प्लेइंग टेनिस खेलते हुए सफ़ेद कपड़े में दो युवा व्यक्ति को साहिब देख रहे हैं। आई लाइक द गेम, मुझे यह खेल पसंद है। ही हम्स, वो हम करते हैं, हम मतलब बुदबुदाते हैं यानी धीरे धीरे कहते हैं। मुझे यह खेल पसंद है, वो धीरे धीरे कहते हैं। कंटेंट, और वो संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं, टू वॉच, यह देखकर, इट मतलब इस खेल को, स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, यानी बाड़े के पीछे खड़े होते हुए इसे देखकर वो संतुष्ट हैं। आई गो, मैं चला जाता हूँ। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, जब कोई आसपास, कोई चारों तरफ नहीं होता है तो मैं चली जाती हूँ। ही एडमिट्स, चला जाता हूँ। ही एडमिट्स, वो इस बात को स्वीकार करते हैं। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, जो गेट कीपर होता है, द्वारपाल है, गेट कीपर है, वो मुझे स्विंग मतलब झूले का इस्तेमाल करने देता है। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़, साहिब भी टेनिस के जूते पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, दैट लुक जो लगते हैं, स्ट्रेंज मतलब विचित्र, अजीब, ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो उनके बेरंग, अजीब से मतलब जो उनके बेरंग, डिसकलर्ड मतलब जिसमें कोई कलर ही ना हो, बेरंग, जो उनके बेरंग कमीज और नेकर, शॉर्ट्स मतलब नेकर के ऊपर अजीब लग रहे हैं। समवन गेव देम टू मी, किसी ने इन जूतों को मुझे दे दिया। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो एक एक्सप्लेनेशन के अंदाज में, एक स्पष्टीकरण के अंदाज में ये बात कहते हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, द फैक्ट दैट, सच्चाई तो यह है कि ये फेंके हुए जूते हैं किसी धनी लड़के के। डिस्कार्डेड शूज़ मतलब फेंके हुए जूते, सम रिच बॉय मतलब किसी अमीर लड़के के ये फेंके हुए जूते हैं। Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, who perhaps जिसने शायद इनकार कर दिया, मना कर दिया, to wear them जिसने उन्हें पहनने से इनकार कर दिया, because of a hole एक छेद की वजह से, in one of them यानी दोनों जूतों में से किसी एक जूते में छेद होने की वजह से उन्हें पहनने से इनकार कर दिया। does not bother him, ये बात उसे परेशान नहीं करती है। एक बार फिर से समझते हैं। तो आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, जब कोई चारों तरफ नहीं होता है तो मैं अंदर चला जाता हूँ। ही एडमिट्स, वो इस बात को स्वीकार करते हैं। और गेट कीपर मुझे स्विंग, झूले का इस्तेमाल करने देता है। साहिब भी टेनिस के जूते पहने हुए हैं, और जो उनके जो बेरंग कमीज और नेकर है उसके ऊपर विचित्र, अजीब से लग रहे हैं। किसी ने इन जूतों को मुझे दिया, और वो एक्सप्लेनेशन के अंदाज में ये बात कहते हैं। सच्चाई तो ये है, ये फेंके हुए जूते हैं किसी धनी लड़के के, जिसने शायद उन जूतों को एक छेद होने की वजह से, यानी उन जूतों में से किसी एक में छेद की वजह से उन्हें पहनने से इनकार कर दिया। और ये जो बात है वो उन्हें मतलब उसे परेशान नहीं करती है। बॉदर का मतलब होता है परेशान करना। आगे बढ़ते हैं। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड barefoot even shoes with a hole is a dream come true, फॉर वन किसी एक व्यक्ति के लिए जो नंगे पैर चला हो, बेयरफुट मतलब नंगे पैर चला हो, इवन शूज़ विद अ हॉल यानी छेद वाला जूता भी, इज़ अ ड्रीम एक सपने के समान है, कम ट्रू इज़ अ ड्रीम कम ट्रू एक सच होने वाले सपने के समान है। फॉर वन किसी एक व्यक्ति के लिए जो नंगे पैर चला हो, इवन शूज़ विद अ हॉल यानी छेद वाला जूता भी, इज़ अ ड्रीम कम ट्रू एक सच होने वाले सपने के समान है। बट द गेम लेकिन वह खेल, ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच
लेकिन वह खेल जिसे वह इतने ध्यान से, इंटेंटली मतलब इतने ध्यान से वो देख रहा है, इज़ आउट ऑफ हिज रीच, ये उसकी पहुँच से बाहर है। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो नंगे पैर चला हो, यहाँ तक कि जूता, एक छेद वाला जूता भी एक सच होने वाले सपने के समान है, लेकिन वह खेल जिसे वह इतने ध्यान से देख रहा है वह उसकी पहुँच से बाहर है। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इस सुबह साहिब अपने मिल्क बूथ के रास्ते पर हैं। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर, उनके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है, स्टील का जार है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, यानी सड़क के नीचे वहाँ मैं एक टी स्टॉल यानी चाय की दुकान पर काम करता हूँ। ही सेज, वो कहते हैं, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, यानी दूरी की तरफ, दूरी में इशारा करते हुए वो कहते हैं, सड़क के नीचे मैं एक चाय की दुकान पे अब काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये मिल जाते हैं और मेरा पूरा भोजन। डज़ ही लाइक द जॉब, क्या उसे नौकरी पसंद है? आई आस्क हिज फेस, आई सी हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक, आई आस्क, मैं पूछती हूँ, हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी, मैं देखती हूँ, हैज़ लॉस्ट द केयरफुली लुक, उसके चेहरे ने चिंता मुक्त भाव खो दिया है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, स्टील कैनिस्टर भारी लगता है, भारी प्रतीत होता है उस प्लास्टिक बैग से जिसे वो इतने हल्के से ले जाया करता था अपने कंधों पर। द बैग वॉज हिज, बैग उसका था। कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, ये जो कैनिस्टर है वो उस व्यक्ति से संबंधित है, उस व्यक्ति का है। हु ओन्स द टी शॉप, जो चाय की दुकान का मालिक है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब तो अब खुद के ही मालिक नहीं रहे। एक बार फिर से। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहिब मिल्क बूथ के अपने रास्ते पर हैं, उनके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है। अब मैं इस टी स्टॉल पर सड़क के नीचे मैं काम करता हूँ, वो कहते हैं, और दूर की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि मुझे 800 रुपये मिलते हैं और मुझे पूरा भोजन मिलता है, मुझे 800 रुपये और मेरा पूरा भोजन मिलता है, क्या उसे ये नौकरी पसंद है? मैं पूछती हूँ। उनका जो चेहरा है, मैं देखती हूँ कि उसने केयरफ्री लुक खो दिया है, यानी चिंता मुक्त भाव खो दिया है। स्टील कैनिस्टर, जो प्लास्टिक बैग है उससे भारी लगता है, जिसे वो इतने हल्के ढंग से ले जा रहे हैं, मतलब ले जाया करते थे अपने कंधे पर, और जो बैग है वो उसका था। कैनिस्टर उस व्यक्ति का है जो चाय की दुकान का मालिक है। साहब अब तो खुद के ही मास्टर यानी मालिक नहीं रहे हैं। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है, और सेकंड पार्ट की बात हम यहाँ से करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स मीट वेरी सून, सी यू।